देखिए, ये है हांसी, हरियाणा की मिट्टी। किसी भी चुनावी रणनीति को समझने के लिए ना सबसे पहले जमीन को समझना पड़ता है, उसके लोगों को। राजनीति कोई हवा में होने वाली चीज तो है नहीं, वो तो यहीं से, इन्हीं खेतों से, बाजारों से, घरों से निकलती है। तो हमारा काम सिर्फ नंबर देखना नहीं है, बल्कि इस जमीन की आवाज को, इसकी धड़कन को महसूस करना है। और देखिए, 2024 में इसी धड़कन का जो नतीजा निकला वो इस एक नंबर में सिमट गया, 21,460। अब ये सिर्फ हार जीत का एक आंकड़ा नहीं है, ये एक संकेत है, एक लक्षण है जिसकी हमें बहुत गहराई से जांच करनी होगी। ये नंबर हमें बताता है कि आखिर कहाँ पर बात बिगड़ी, कहाँ लोगों की उम्मीदें टूटी, और यहीं से हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है। तो आइए इसको जरा गहराई से समझते हैं। हम इसे कह रहे हैं जनादेश का विश्लेषण, हांसी के लिए एक फोरेंसिक ब्लूप्रिंट। अब फोरेंसिक क्यों? क्योंकि हम यहाँ जज्बात से नहीं बल्कि सबूतों और तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। और ब्लूप्रिंट क्यों? क्योंकि मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि हुआ क्या, बल्कि ये भी समझना है कि आगे एक बेहतर रास्ता कैसे बनाया जाए। हमारी ये पड़ताल 6 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम जनादेश के जो मोटे मोटे आंकड़े हैं उनको देखेंगे। फिर हम जमीन की आवाज सुनेंगे, मतलब लोगों की असली परेशानियां क्या हैं। इसके बाद चुनावी नंबरों का और भी गहरा विश्लेषण होगा। उस समझ के आधार पर हम एक 4 तरफा रणनीति का रास्ता देखेंगे। फिर उस रणनीति को जमीन पर उतारने का एक ठोस खाका, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस सब का असली मकसद यानी बेहतर शासन कैसे हासिल हो। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। 2024 में हांसी का फैसला। यहाँ के जनादेश की जो बेसिक तस्वीर है वो कैसी दिखती है? सीधे नंबर्स पर चलते हैं जो हमें कहानी की एक शुरुआत बताते हैं। अच्छा, ये स्लाइड हमें पूरे चुनाव की एक साफ तस्वीर देती है। कुल मतदाता हैं लगभग 1,83,000। वोटिंग हुई 77.6%, जो कि एक बहुत अच्छी तादाद है। ये दिखाता है कि लोगों में दिलचस्पी है, वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। बीजेपी का वोट शेयर रहा 55.3% और कांग्रेस का 40.22%। तो इन नंबरों से साफ है कि मुकाबला सीधा 2 पार्टियों के बीच था, और जो फैसला आया वो भी काफी साफ था। और ये है वो सबसे काम का आंकड़ा। जीत का अंतर 21,460 वोट, यानी कुल वोटों का लगभग 13%। अब किसी भी चैलेंजर के लिए इसका सीधा मतलब ये है कि अगला चुनाव जीतने के लिए करीब 13% वोटों का स्विंग चाहिए। ये चुनौती बड़ी जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। एक अच्छी डेटा बेस्ड रणनीति से इसे पाया जा सकता है। असल में इसका मतलब है कि लगभग 11,000 वोट जो पहले आपके खिलाफ गए थे, उन्हें अपने पाले में लाना होगा। तो अब हम नतीजों के क्या से क्यों की तरफ चलते हैं। आखिर ये आंकड़े आए तो आए क्यों? हांसी के वोटर असल में क्या सोच रहे हैं? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो उनके वोट देने के फैसले पर इतना असर डालती हैं? ये चार्ट वोटर्स की सबसे बड़ी चिंताओं को दिखाता है। सबसे ऊपर है शासन का मुद्दा, और उसमें भी खास तौर पर हांसी को जिले का दर्जा न मिलना। देखिए, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मांग नहीं है, ये लोगों के आत्मसम्मान और पहचान से जुड़ा मुद्दा है। उसके बाद आते हैं बुनियादी मुद्दे, सड़क, पानी और खेती किसानी का संकट। ये वो मसले हैं जिनका ताल्लुक बड़ी बड़ी नेशनल बहसों से नहीं, बल्कि लोगों की रोज की जिंदगी से है। और ये सारी भावना ना इस एक लाइन में सिमट जाती है। स्थानीय लोगों ने 10 साल की बीजेपी शासन के बाद सरकार बदलने का मन बना लिया था। ये सत्ता विरोधी लहर का कितना साफ संकेत है। ये एक बहुत ताकतवर लोकतांत्रिक आवाज है, और हमें याद रखना चाहिए, भारत में अपनी बात को जिम्मेदारी से रखना यह हमारे संवैधानिक मूल्यों का एक अहम हिस्सा है। हर नागरिक की गरिमा इसी में है कि उसकी आवाज सुनी जाए। ये बयान उसी का एक उदाहरण है, वोटर्स का एक सीधा संदेश कि वो अब बदलाव चाहते हैं। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब हम चुनावी आंकड़ों का और भी गहराई से, एक तरह से कहें तो फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे। हम थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे, पुराने डेटा को खंगालेंगे ताकि आज के नतीजों को बेहतर समझ सकें और भविष्य के लिए कोई पैटर्न पकड़ सकें। ये देखिए, ये 7 चुनावों की कहानी है। 1996 से लेकर 2024 तक का ये पूरा सफर दिखाता है कि हांसी की राजनीति में कितनी उथल-पुथल रही है।
यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के साथ बंद कर नहीं रहते, वो काम के आधार पर अपना फैसला बदलते हैं। ये एक समझदार लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी। वफादारी आपको कमानी पड़ती है, आप उसे मानकर नहीं चल सकते। और ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 2.72% था और 2024 में ये बढ़कर 40.22% हो गया। आप सोचिए कितनी जबरदस्त वापसी है। भले ही नतीजा हार रहा, लेकिन ये आंकड़ा साफ बताता है कि जमीन बदल रही है और बदलाव की गुंजाइश बहुत बहुत ज्यादा है। अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं, ताकत क्या है। एक तो मजबूत विरासत है और साथ में एक युवा चेहरा। लेकिन कमजोरियां भी उतनी ही साफ हैं, जैसे संगठन में बड़ी कमियां और साधनों की कमी। देखिए, बूथ लेवल पर अगर पार्टी की मशीनरी कमजोर हो ना, तो वो सबसे अच्छे उम्मीदवार को भी हरवा सकती है। चुनाव सिर्फ हवा से नहीं, बल्कि बूथ मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। अब जरा बाहरी माहौल को भी समझ लेते हैं। मौके क्या है? सरकार के खिलाफ जो माहौल है वो एक बड़ा मौका है और स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने की गुंजाइश भी है। लेकिन खतरे भी हैं, जैसे बीजेपी की जमीनी पकड़ काफी मजबूत है और जाति के नाम पर वोट बांटने की कोशिशें भी हो सकती हैं। एक कामयाब रणनीति वही होती है जो मौकों को भुनाए और खतरों से निपटने का रास्ता भी तैयार रखे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या हो। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी एक चार मुंह वाली एक चार आयामी रणनीति। ये एक ऐसा सिस्टम है जो चुनाव के हर जरूरी पहलू को एक साथ लेके चलता है। इसके चार चेहरे हैं। पहला है चुनावी चेहरा। ये सीधा सीधा गणित है, अपने पक्के वोट बैंक को मजबूत करो और नए वोटर्स को अपने साथ जोड़ो। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा। ये जमीन पर आपकी ताकत है, हर बूथ पर मजबूत टीमें और जुनूनी कार्यकर्ता। तीसरा नैरेटिव चेहरा। ये कहानी गढ़ने की कला है, एक साफ और सीधी कहानी, जैसे 10 साल की अनदेखी बनाम एक नई उम्मीद। और चौथा है संसाधन चेहरा, मतलब पैसे और वक्त का सबसे सही इस्तेमाल। जब ये चारों मिलकर काम करते हैं ना, तभी जीत की पक्की नींव रखी जाती है। रणनीति बना लेना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम इस सिद्धांत को एक ठोस एक्शन प्लान में बदलते हैं। ये है वापसी का ब्लूप्रिंट, एक 90 दिन की उल्टी गिनती। इसे हमने 3 हिस्सों में बांटा है। चुनाव से 90 से 60 दिन पहले ये है तैयारी का दौर। इसमें टीम बनती है, डेटा तैयार होता है, मशीनरी खड़ी की जाती है। फिर 60 से 30 दिन पहले ये है लामबंदी का दौर। इसमें जमीन पर और डिजिटल दोनों तरह से लोगों तक पहुंच बढ़ाई जाती है। और फिर आखिरी के 30 दिन ये होता है फाइनल पुश, मतलब हर एक वोटर तक पहुंचना और वोटिंग वाले दिन उन्हें घर से बूथ तक लेकर आना। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो सार है वो बस इतना सा है, जो हमने इतना गहरा विश्लेषण किया उसे एक अनुशासित जमीनी रणनीति और एक बहुत ही शार्प डिजिटल अभियान में बदल देना। डेटा और जमीनी हकीकत का यही मेल जीत का रास्ता बनाता है। और हाँ, आज के जमाने में एक तेज डिजिटल अभियान को जिम्मेदार भी होना ही पड़ता है। देखिए, भारत का जो डीपीडीपी फ्रेमवर्क है वो इसी बात पर जोर देता है, मतदाता की निजी जानकारी और उसकी सहमति का सम्मान करना वो भरोसा बनाने के लिए बेहद जरूरी है, जो आखिर में जाके चुनाव जिताता है। और आखिर में हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये सब क्यों? इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी रणनीति, इसका मकसद क्या है? क्या सिर्फ एक चुनाव जीत लेना? नहीं, इसका असली मकसद राजनीति से कहीं बड़ा है। इसका असल लक्ष्य है सुशासन, लोगों की बेहतर सेवा करना। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए बनाया गया एक डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट एक असरदार जन केंद्रित शासन की नींव भी बन सकता है? हमारा मानना है हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जो डेटा चुनाव जीतना सिखाता है ना, वही डेटा ये भी बताता है कि लोगों की असली ज़रूरतें क्या हैं। चुनाव तो बस एक पड़ाव है, असली मंजिल तो सुशासन है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.